मॉर्निंग। विनायक स्कूल के ऑनलाइन क्लास में कल तक का जो अपना टॉपिक था विश्व परिवहन व संचार, जो कि 10वां लेसन आपके मानव को बोलता है, वो चल रहा था। इससे पूर्व इस लेसन में आपको स्थल परिवहन के अंतर्गत सड़क मार्ग, रेल मार्गों के बारे में अध्ययन करवाया गया। कल का जो अपना वीडियो था वो जलमार्ग, जिसमें आपको बताया गया था कि जलमार्ग दो प्रकार के होते हैं, एक महासागरीय समुद्री मार्ग और नंबर 2 आंतरिक जलमार्ग। कल अपना समुद्री मार्ग वाला जो बिंदु था, वो जो टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया था। आज अपन देखते हैं आंतरिक जलमार्ग के बारे में। देखिए, सबसे पहले आंतरिक जलमार्ग होता क्या है, आंतरिक जलमार्ग कहें किसे। देखिए, समुद्री जलमार्ग के विषय में कल बात हुई थी। उसका अभिप्राय था एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में जो सरलता से, सुगमता से जो परिवहन का कार्य जलीय राशि के द्वारा होता है, वह मुख्यतः समुद्री मार्ग था। जिसमें एक बात हो रही थी कि जलमार्ग एक सस्ता होता है, सरल होता है। कई बार प्रश्न आ जाता है कि जलमार्ग अत्यधिक सरल व सुगम है, क्यों। देखिए, मुख्यतः कल बताया गया था आपको कि जलमार्गों के अंतर्गत मार्गों के निर्धारण की आवश्यकता नहीं होती, मार्गों के रखरखाव की आवश्यकता नहीं होती। ये सारे कारण मुख्यतः जलमार्ग को सस्ता, सुगम व सरल बनाते हैं। उसी क्रम में बिंदु देखते हैं अपन आज आंतरिक जलमार्ग के बारे में। देखिए, आंतरिक जलमार्ग क्या होता है। एक देश के विभिन्न भागों में जलराशि के माध्यम से व्यापारिक कार्यों का संभव होना, वह मुख्यतः आंतरिक जलमार्ग कहलाता है। देखिए, मुख्यतः आंतरिक जलमार्ग के अंतर्गत किसी भी देश का आंतरिक जलमार्ग है, उसमें वहां पर नदी मार्ग, नहर मार्ग और तटीय, ये जो तीन तंत्र हैं, वो किसी भी आंतरिक जलमार्ग के महत्वपूर्ण साधन हैं। यानी आंतरिक जलमार्ग के अंतर्गत नदी मार्ग को, नहर मार्ग को और तटीय मार्ग को सम्मिलित करते हैं। मुख्यतः आंतरिक जलमार्गों के जो विकास की अपन बात करें, आंतरिक जलमार्गों का जो विकास होता है, वह विकास मुख्यतः इन 4 कारकों पर निर्भर करता है। आंतरिक जलमार्गों के विकास के लिए नहरों की गहराई व चौड़ाई का होना आवश्यक है। नहर गहरी व चौड़ी होनी चाहिए। नंबर 2, नहरों की नौगम्यता, नौ संचालन, नौगम्यता से मतलब होता है, नौ का मतलब होता है जलयान, नाव वगैरह, उनकी गम्यता, उनकी संचालन की क्षमता नहरों के अंतर्गत होनी चाहिए। तीसरा विकास का कारक आता है जल प्रवाह की निरंतरता। मुख्यतः देखिए, जो नदी मार्ग हो, चाहे वो नहरी तंत्र हो, एक तो होता है बारहमासी, एक होता है ऋतुवार। बारहमासी जो नदियां होती हैं, उन नदियों के अंतर्गत ये बिंदु पाया जाता है जल प्रवाह की निरंतरता का होना। 12 महीने संपूर्ण वर्ष भर जिन नदियों के अंतर्गत प्रवाह होता है, उन नदियों के अंतर्गत ही आंतरिक जलमार्ग संभव है। तो जल प्रवाह की निरंतरता और एक परिवहन प्रौद्योगिकी वर्तमान तकनीक पर आधारित, वर्तमान जो टेक्नोलॉजी है, वर्तमान जो सिस्टम है, वर्तमान जो फैसिलिटी, सुख सुविधाएं हैं, उनसे युक्त परिवहन की सुविधा, ये 4 कारक हैं। तो कई बार प्रश्न पूछ लेता है आंतरिक जलमार्गों के विकास के कोई 3 कारक, महत्वपूर्ण टॉपिक भी है, मैंने बताया था पहले भी। तो आंतरिक जलमार्गों के विकास के कारकों में 3 कारक कौन कौन से लिखोगे। नंबर 1, नहरों की नौगम्यता। नंबर 2, नहरों की गहराई व चौड़ाई। नंबर 3, जल प्रवाह की निरंतरता।
और नंबर 4 परिवहन प्रौद्योगिकी। ये 4 कारक ऐसे हैं जो आंतरिक जलमार्गों के विकास को प्रभावित करते हैं। विकास के कारकों के अलावा आंतरिक जो जलमार्ग है वो नदी मार्ग, नहर मार्ग, तटीय परिवहन, ये मुख्यतः आंतरिक जलमार्ग के स्रोत हैं। किसी भी देश में व्यापारिक गतिविधियों का संचालन, स्थूल व भारी पदार्थों का परिवहन इन आंतरिक जलमार्गों के विकास के साथ साथ विकसित होता है। आज अपने विश्व के प्रमुख आंतरिक जलमार्गों का 2-4 जो भी आपके सिलेबस के अंतर्गत दे रखे हैं उन आंतरिक जलमार्गों का अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत प्रमुख आंतरिक जलमार्ग में सबसे पहले आता है राइन जलमार्ग। मैंने आपको पहले बताया था, ध्यान में भी होगा कि आंतरिक जलमार्ग के तंत्र है नदी, नहर और तटीय। आते हैं बिंदु पर राइन जलमार्ग। राइन एक नदी का नाम है, वही बात आ गई ना कि आंतरिक जलमार्ग या तो नदी के द्वारा, नहर के द्वारा या तटीय राशि के द्वारा, तटीय परिवहन के द्वारा। तो राइन क्या है? राइन एक नदी है जो मुख्यतः जर्मनी व नीदरलैंड से होकर के प्रवाहित होती है। राइन जलमार्ग कौन सा है? ये राइन एक नदी का नाम है जो जर्मनी और नीदरलैंड से क्या होती है? प्रवाहित होती है। ये जो राइन नदी है वह अपने रोटरडम यानी उनका जो मुहाना है राइन नदी का, उस मुहाना से होकर जो स्विट्जरलैंड बेसल है, बांध है, उस तक मुख्यतः अपन ये कह सकते हैं लगभग 700 किलोमीटर की लंबाई में नौ संचालन के योग्य है। फिर से देखो, राइन जलमार्ग क्या है? राइन एक नदी है जो जर्मनी और नीदरलैंड से होकर के प्रवाहित होती है। ये जो राइन नदी है अपने रोटरडम यानी मुहाने से होकर जो स्विट्जरलैंड बेसल है, इस स्विट्जरलैंड बेसल तक कितने किलोमीटर की लंबाई में? 700 किलोमीटर की लंबाई में नौकायन के योग्य है। देखिए, मुख्यतः लगभग प्रतिदिन 1 घंटे में 2000 से भी अधिक समुद्री जलयान मुख्यतः इसके अंतर्गत आवागमन करते हैं। लगभग अपन ये कह सकते हैं कि 2 लाख से भी अधिक मालवाहक वस्तुएं, तो 2 लाख से अधिक जो मालवाहक वस्तुएं हैं उन मालवाहक वस्तुओं का आदान प्रदान करता है। देखिए, मुख्यतः ये जो राइन जलमार्ग है, ध्यान रखिएगा, विश्व का सबसे अधिक प्रयोग में लाया जाने वाला आंतरिक जलमार्ग है, जो व्यापारिक दृष्टि से भी क्या है? महत्वपूर्ण है। फिर से देख लो राइन जलमार्ग के बारे में। राइन जलमार्ग मुख्यतः राइन एक नदी है जो जर्मनी व नीदरलैंड से होकर के प्रवाहित होती है। ये राइन नदी मुख्यतः रोटरडम, इसका जो मुहाना है वो है, अपने मुहाने से होकर स्विट्जरलैंड बेसल तक लगभग 700 किलोमीटर की लंबाई में नौकायन संचालन के योग्य है, यानी नाव या जो जलयान है वो संचालन के योग्य है 700 किलोमीटर की दूरी में। प्रतिदिन लगभग 2000 से अधिक समुद्री जलयान और कम से कम 2 लाख से भी अधिक मालवाहक वस्तुओं का जो आदान प्रदान है, वो आदान प्रदान इसके माध्यम से होता है, राइन जलमार्ग के माध्यम से। आज विश्व में आंतरिक जलमार्गों में सबसे अधिक प्रयोग में लाया जाने वाला जो जलमार्ग है वो जलमार्ग कौन सा है? राइन जलमार्ग है। मुख्यतः राइन जलमार्ग व्यापारिक दृष्टि से भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, कोई दिक्कत। दूसरा आता है डैन्यूब जलमार्ग के बारे में। देखिए, डैन्यूब जलमार्ग क्या है? ये आंतरिक जो जलमार्ग है वह व्यापारिक दृष्टि से सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। किसके लिए?
पूर्वी यूरोप के लिए। यानी पूर्वी यूरोप का जो व्यापारिक उद्देश्य है, पूर्वी यूरोप की जो व्यापारिक गतिविधियों का जो संचालन है वो सर्वाधिक रूप से किसके माध्यम से होता है? डैन्यूब के माध्यम से। डैन्यूब भी क्या है? एक नदी का नाम है। मैंने बताया आंतरिक जलमार्ग, नदी, नहर, तटीय है, तो डैन्यूब भी क्या है? एक नदी है। और ये जो नदी है ये ब्लैक फॉरेस्ट से प्रवाहित होकर पूर्व की ओर बहती है। कहां से प्रवाहित होती है? ब्लैक फॉरेस्ट से प्रवाहित होती है। और किधर बहती है? पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, डैन्यूब जलमार्ग के द्वारा गेहूं, मक्का, इमारती लकड़ी आदि का जो परिवहन है वो सर्वाधिक रूप से किया जाता है। फिर से देख लो एक बार। दूसरा आता है डैन्यूब जलमार्ग। डैन्यूब जलमार्ग क्या है? देखो, डैन्यूब एक नदी का नाम है जो नदी ब्लैक फॉरेस्ट से प्रवाहित होकर के पूर्व की ओर जाती है। डैन्यूब जलमार्ग व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। केवल किसके लिए? पूर्वी यूरोप के लिए। अरे समझ में, पूर्वी यूरोप के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। और मुख्यतः इस जलमार्ग के द्वारा गेहूं का, मक्के का, इमारती लकड़ी का, इनका सर्वाधिक परिवहन होता है। ठीक है। नेक्स्ट आता है नंबर 3, वोल्गा जलमार्ग के बारे में। तीसरा है, पहला बताया आपको राइन जलमार्ग, दूसरा था अपना डैन्यूब जलमार्ग और तीसरा है वोल्गा जलमार्ग। ध्यान दीजिए, रूस में जो आंतरिक जलमार्ग हैं उन्हें आंतरिक जलमार्गों में सबसे महत्वपूर्ण जलमार्ग कौन सा है? वोल्गा जलमार्ग है। और यह मुख्यतः 11,200 किलोमीटर नौकायन की सुविधा प्रदान करता है। कोई दिक्कत आते बिंदु पर फिर से एक बार समझ लो ठीक ढंग से, ध्यान दीजिएगा। मैंने बताया आपको विश्व के महत्वपूर्ण आंतरिक जलमार्गों के बारे में। कितने जलमार्ग बताए? 3 जलमार्ग। 3 जलमार्ग कौन कौन से? राइन जलमार्ग, डैन्यूब जलमार्ग, वोल्गा जलमार्ग। राइन जलमार्ग के बारे में मैंने बताया आपको, राइन एक नदी है जो जर्मनी और नीदरलैंड से होकर के प्रवाहित होती है। दूसरी बात आपको इसमें बताई गई, रोटरडम यानी जो इसका जो मुहाना है, उस मुहाने से स्विट्जरलैंड बेसल तक लगभग कितने किलोमीटर? 700 किलोमीटर। ये जो राइन जलमार्ग है वो नौ संचालन के योग्य है। फिर आपको बताया गया कि प्रतिदिन लगभग 2000 से अधिक जलयान और 2 लाख से भी अधिक मालवाहक वस्तुओं का आदान प्रदान इसके माध्यम से होता है। चौथी बात आपको बताई गई, राइन जलमार्ग विश्व में सर्वाधिक प्रयोग में लाया जाने वाला जलमार्ग है। और 5वीं बात, राइन जलमार्ग का व्यापारिक महत्व अधिक है। दूसरा जलमार्ग बताया गया डैन्यूब। डैन्यूब एक नदी है जो ब्लैक फॉरेस्ट से प्रवाहित होकर के पूर्व की ओर बहती है। डैन्यूब जो जलमार्ग है इसका व्यापारिक महत्व है तो सही, लेकिन वो केवल किसके लिए? पूर्वी यूरोप के लिए सर्वाधिक महत्व है। मुख्यतः डैन्यूब जलमार्ग के द्वारा गेहूं, मक्का, इमारती लकड़ी आदि का परिवहन किया जाता है। नेक्स्ट है वोल्गा जलमार्ग। तीसरा आपको बताया गया, यह रूस का सर्वाधिक महत्वपूर्ण जलमार्ग है जो नौकायन की सुविधा प्रदान करता है। लगभग कितने किलोमीटर? 11,200 किलोमीटर। कोई दिक्कत? ये हो गया अपना प्रमुख आंतरिक जलमार्गों के अंतर्गत नदी के द्वारा। फिर है तटीय नौ परिवहन। मैंने बताया आपको नदी, नहर और तटीय। दूसरा आता है अपना तटीय नौ परिवहन के बारे में, ध्यान दीजिएगा। देखिए, मुख्यतः सामुद्रिक मार्ग विभिन्न देशों को जोड़ने का कार्य करते हैं। जो समुद्री मार्ग है, ये समुद्री मार्ग क्या करते हैं? विभिन्न देशों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। मुख्यतः जो तटीय नौ परिवहन है, ठीक ढंग से समझिएगा, जो तटीय नौ परिवहन है ये लंबी तटरेखा वाले जो देश हैं उनके लिए सुगम व सरल विधि है। वह जैसे अपना भारत है, चीन है,
अपने यहां पर जो तटरेखा है, उस तटरेखा को देखते हुए, तटरेखा की लंबाई को देखते हुए, मुख्यतः यहां पर तटीय नौपरिवहन जो है वो एक विकसित स्थिति के अंतर्गत हो सकता है, संभव है। तो तटीय नौपरिवहन के बारे में केवल एक दो बात आपको ध्यान में रखनी है। पहली बात तो ये कि सामुद्रिक मार्ग विभिन्न देशों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। जिन देशों की तटरेखा की लंबाई अधिक होती है, उन देशों के अंतर्गत तटीय नौपरिवहन है वो उपयुक्त है, सरल है, सुगम है। उदाहरण के लिए भारत और चीन। फिर आता है अपना नौपरिवहन नहर के बारे में। और नौपरिवहन नहर के बारे में सुएज नहर और पनामा नहर महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान में भी होगा। मुख्यतः जो सुएज नहर और जो पनामा नहर है, दोनों मानव निर्मित जलमार्ग हैं जो पूर्वी और पश्चिमी विश्व के लिए प्रवेश द्वार का कार्य करती हैं। सुएज नहर और पनामा नहर पूर्वी और पश्चिमी विश्व के लिए किसका काम करती हैं? प्रवेश द्वार का काम करती हैं। आ रहा है समझ में? अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न और 10वें लेसन का सबसे इंपॉर्टेंट निबंधात्मक जो प्रश्न है, बोर्ड सिलेबस में भी और बोर्ड एग्जाम के लिए भी जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है वो है सुएज नहर व पनामा नहर का तुलनात्मक अध्ययन। तो पहले अपन सुएज नहर के बारे में जानेंगे, फिर पनामा नहर के बारे में जानेंगे और फिर इन दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। हाँ, ध्यान दीजिएगा, मैं बता रहा था कि सुएज नहर व पनामा नहर के विषय में कि सुएज नहर और पनामा नहर का तुलनात्मक अध्ययन निबंधात्मक प्रश्न है और महत्वपूर्ण टॉपिक है। देखते हैं, पहले सुएज नहर के बारे में अध्ययन करते हैं। देखिए, मुख्यतः सुएज नहर एक मानव निर्मित नहर है। पॉइंट वाइज आप याद करो, ठीक ढंग से याद हो जाएगी। सुएज नहर एक मानव निर्मित नहर है जिसका निर्माण कब? 1869 में लाल सागर और जो भूमध्य सागर है इनको जोड़ने के लिए किया गया। समझ में आ रहा होगा कि सुएज नहर एक मानव निर्मित नहर है जिसका निर्माण 1869 में लाल सागर व भूमध्य सागर को जोड़ने के लिए किया गया। यह नहर मिस्र में स्थित पोर्ट सईद व सुएज खाड़ी पर सुएज पतन से जोड़ती है। यह जो नहर है वो मिस्र में स्थित पोर्ट सईद और सुएज खाड़ी पर सुएज पतन से क्या करती है? जोड़ती है। इस नहर की लंबाई है 160 किलोमीटर और लगभग 11 से 12 मीटर की इसकी गहराई है। मुख्यतः इस नहर में प्रतिदिन 100 से अधिक जलयानों का आवागमन होता है। और यह ध्यान रखिएगा कि इन जलयानों को सुएज नहर को पार करने में लगभग 11 से 12 घंटे का समय लगता है। मुख्यतः जो सुएज नहर है इसमें जलयानों के आवागमन हेतु अधिक यात्री कर व माल कर अदा करना पड़ता है। ये बातें सुएज नहर में। तो कौन कौन सी बात हो गई? पहली बात, सुएज नहर एक मानव निर्मित नहर है। नंबर 2, सुएज नहर का निर्माण 1869 में लाल सागर व भूमध्य सागर को जोड़ने के लिए किया गया। नंबर 3, सुएज नहर मिस्र में स्थित पोर्ट सईद व सुएज खाड़ी पर सुएज पतन से जोड़ती है। नंबर 4, सुएज नहर की लंबाई लगभग 160 किलोमीटर है। नंबर 5, सुएज नहर में प्रतिदिन 100 से अधिक जलयानों का आवागमन होता है। नंबर 6, सुएज नहर को पार करने में जलयानों को 11 से 12 घंटे का समय लगता है। और नंबर 7, सुएज नहर में जो जलयानों का जो आवागमन होता है उस आवागमन हेतु अधिक यात्री कर व माल कर अदा करना पड़ता है। ये सुएज नहर। फिर आता है दूसरा, पनामा नहर के बारे में। देखिए, पनामा नहर भी एक मानव निर्मित नहर है जो अटलांटिक व प्रशांत महासागर को आपस में जोड़ती है। अटलांटिक और प्रशांत महासागर को आपस में जोड़ती है।
इस नहर का जो निर्माण था वो संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा किया गया। कितनी लंबाई में? 72 किलोमीटर की लंबाई में। कितने किलोमीटर लंबी है पनामा नहर? 72 किलोमीटर लंबी है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा बनाई गई। मुख्यतः 11 से 12 मीटर गहरी कटान युक्त भी है। देखिए, मुख्यतः आर्थिक जो महत्व है वो पनामा नहर का स्वेज नहर की तुलना में कम है। मुख्यतः सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि स्वेज नहर के निर्माण से न्यूयॉर्क व सैन फ्रांसिस्को के मध्य में लगभग 13,000 किलोमीटर की जो दूरी है वो क्या हो गई? कम हो गई। मुख्यतः दक्षिण अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था है उस अर्थव्यवस्था के लिए तो पनामा जो नहर है वो मान लीजिए एक सबसे महत्वपूर्ण, सबसे आवश्यक तत्व है। मुख्यतः पनामा नहर का जो विस्तार था, 2 नगर, नाम याद करो, पनामा व कोलोन। 2 नगर कौन कौन से? पनामा और कोलोन। इन दोनों नगरों के मध्य में किया गया। तो अब पनामा नहर में कौन कौन सी बात हो गई? पहली बात, ये मानव निर्मित नहर है। नंबर 2, यह अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। नंबर 3, पनामा नहर का निर्माण संयुक्त राज्य अमेरिका ने 72 किलोमीटर की लंबाई में करवाया। नंबर 4, यह नहर 11 से 12 मीटर गहरी कटान युक्त है। नंबर 5, पनामा नहर के निर्माण से न्यूयॉर्क व सैन फ्रांसिस्को के मध्य लगभग 13,000 किलोमीटर की जो दूरी है वो क्या हो गई? कम हो गई। पनामा नहर का नंबर 6, पनामा नहर का आर्थिक महत्व स्वेज नहर की तुलना में कम है। नंबर 7, दक्षिण अमेरिका की अर्थव्यवस्था के लिए पनामा नहर सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। और नंबर 9, पनामा नहर का जो विस्तार है वो 2 नगर कौन कौन से? पनामा व कोलोन, इनके मध्य में किया गया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, मुख्यतः ये हो गया स्वेज नहर के बारे में अध्ययन कर लिया आपने, पनामा नहर के बारे में। अब प्रश्न आएगा तो आपको करना कैसे है? प्रश्न आता है स्वेज नहर व पनामा नहर का तुलनात्मक अध्ययन करो। देखिए, मुख्यतः आप क्या करोगे, एक तरफ स्वेज नहर, एक तरफ पनामा नहर। ये नहीं पहले स्वेज नहर के बारे में लिख दिया और उसके बाद में पनामा नहर के बारे में 10-20 लाइन लिख दी, ऐसा नहीं। तुलनात्मक अध्ययन का मतलब होता है पॉइंट टू पॉइंट अध्ययन करना। जो आंसर शीट है उसमें आप बीच में एक लाइन खींच करके एक तरफ स्वेज नहर अंकित करें, एक तरफ पनामा नहर। फिर बिंदुवार अध्ययन करें। स्वेज नहर में पहला बिंदु, स्वेज नहर एक मानव निर्मित नहर है। उधर पनामा नहर में पनामा नहर एक मानव निर्मित नहर है। इधर नंबर 2, स्वेज नहर का निर्माण 1869 में लाल सागर व भूमध्य सागर को जोड़ने के लिए किया गया, जबकि पनामा नहर का निर्माण प्रशांत व अटलांटिक महासागर को जोड़ने के लिए। नंबर 3, स्वेज नहर मिस्र में स्थित पोर्ट सईद व स्वेज खाड़ी पर स्वेज पतन से जोड़ती है। उधर नंबर 3 लगाओगे और उसमें लिखोगे कि जो स्वेज नहर है उसका आर्थिक महत्व, पनामा जो नहर है उसका आर्थिक महत्व स्वेज नहर की तुलना में कम है। इधर नंबर 4, स्वेज नहर की लंबाई 160 किलोमीटर और गहराई 11 से 12 मीटर है। उधर लिखोगे स्वेज नहर का निर्माण संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा 72 किलोमीटर की लंबाई में किया गया, जो 11 से 12 मीटर गहरी कटान युक्त है। आ रहे समझ में? फिर स्वेज नहर में प्रतिदिन 100 से अधिक जलयानों का आवागमन इसमें होता है और इस नहर को पार करने में 11 से 12 घंटे का समय लगता है। जबकि उसमें क्या लिख दोगे? उसमें ये लिख दोगे आप, जैसे भाई न्यूयॉर्क में सैन फ्रांसिस्को के मध्य पनामा नहर के निर्माण के कारण से लगभग 13,000 किलोमीटर की दूरी कम हो गई। आ रहा है समझ में? फिर इधर लिखोगे स्वेज नहर में जलयानों को यात्री कर व मालकर अदा करना पड़ता है। उधर लिख दोगे पनामा नहर का दक्षिण अमेरिका की अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक महत्व है। पनामा नहर पनामा व कोलोन नगर के मध्य विकास किया गया। कहने का ये सारी बातें आपको स्वेज नहर और पनामा नहर की यदि याद है
तो आप इन दोनों का तुलनात्मक अध्ययन ठीक प्रकार से कर सकते हैं, कोई दिक्कत। तो ये सुएज नहर और पनामा नहर के बारे में आ रहा है समझ में। तो ये हो गया इनका तुलनात्मक अध्ययन, ये आंतरिक जलमार्ग कंप्लीट। अब देखो आज के वीडियो में हमने आंतरिक जलमार्ग में क्या क्या देखा, एक बार रिवीजन। देखिए आंतरिक जलमार्ग में हमने देखा आंतरिक जलमार्ग के 3 स्रोत, नदी, नहर और तटीय। आंतरिक जलमार्ग के विकास के कारक 4 देखे हमने, नहरों की गहराई व चौड़ाई, नहरों की अनुगम्यता, जल प्रवाह की निरंतरता और परिवहन प्रौद्योगिकी। आ रहा है समझ में। फिर हमने देखा प्रमुख विश्व के आंतरिक जलमार्ग, जिसमें आपको 3 महत्वपूर्ण जलमार्ग बताए गए, राइन, डैन्यूब और वोल्गा। राइन कहां पर है? जर्मनी व नीदरलैंड में राइन नदी प्रवाहित होती है। डैन्यूब कहां पर है? मुख्यतः ब्लैक फॉरेस्ट से पूर्व की ओर जो नदी बहती है। वोल्गा कहां पर है? रूस में। तीनों जलमार्गों का अध्ययन किया गया, इनका विस्तार से जो भी बातें थी वो आपको बताई गई। फिर तटीय नौ परिवहन बताया गया, जिसमें आपको बताया गया वह लंबी तटरेखा वाले जो देश हैं उनके लिए सबसे प्रयुक्त, सरल व सुगम विधि मुख्यतः तटीय नौ परिवहन। फिर नौ परिवहन नहर आया, जिसमें 2 नहरों का अध्ययन हमने किया, सुएज नहर और पनामा नहर का। सुएज नहर के जो महत्वपूर्ण तथ्य थे, महत्वपूर्ण बिंदु थे, वो हमने अंकित किए, पनामा नहर के अंकित किए। दोनों का पृथक पृथक अध्ययन किया और फिर दोनों का हमने तुलनात्मक अध्ययन किया। कुल मिलाकर ये जो टॉपिक है वो विश्व के प्रमुख आंतरिक जलमार्गों को स्पष्ट करता है। आ रहा है समझ में। अब आगे ध्यान दीजिएगा, ये जो टॉपिक आपके वीडियो के माध्यम से क्लियर किए जा रहे हैं, प्रत्येक टॉपिक शायद आपको समझ में आ रहा होगा ठीक प्रकार से। प्रत्येक वीडियो के अंतर्गत मैं आपको कहता हूं भाई जहां पर जो डाउट हो वो आप शेयर करें, जहां पर आपको जो समस्या हो वो आप शेयर करें। कोई बिंदु, कोई टॉपिक यदि समझ में नहीं आया हो, पुनः उसका वीडियो भेजना हो, फिर से ठीक प्रकार से समझाना हो तो वो आप भेजें। यानी आप प्रत्येक प्रकार की समस्या आप शेयर कर सकते हैं, 100% उसका सॉल्यूशन होगा। मुख्यतः जो टॉपिक हमारे द्वारा बताए जा रहे हैं वो भी आप घर पर बैठ करके ठीक प्रकार से तैयार करो, वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात है। पहले 6 से लेकर के 9 लेसन तक एक पीडीएफ फाइल के माध्यम से नोट्स मैंने भेजे थे, उम्मीद है आपने वो लिख लिए होंगे। और मुख्यतः कल आपको जो नोट्स भेजे गए 10वें लेसन के, वो शायद आपने लिखना प्रारंभ कर दिया होगा। विशेष बात ये आप ध्यान में रखें, जो टॉपिक और जो नोट्स आपको भेजे जा रहे हैं वो टॉपिक तैयार करके नोट्स जो भेज रहा हूं वो ठीक प्रकार से आप लिख लें। रिटर्न वर्क होगा तो आप उनको बार बार उसकी पुनरावृत्ति कर सकोगे, देख सकोगे। ऑनलाइन टेस्ट के बारे में पहले मैंने बताया था आपको, फिर बता रहा हूं। 6वां लेसन, 8वां लेसन और 9वां लेसन, ये जो 3 लेसन है, ये 3 लेसन आप ठीक प्रकार से तैयार करें ऑनलाइन टेस्ट के लिए। 1-2 दिन में आजकल में ऑनलाइन टेस्ट का जो भी प्रोग्राम है वो फिक्स होना है। आप अपनी तैयारी पूरी रखें, ठीक है। आते हैं बिंदु पर, तो ये तो हो गया आपका आंतरिक जलमार्ग। कल अपन देखेंगे विश्व में वायु परिवहन के बारे में, ठीक है। बुक के माध्यम से आप पहले भी थोड़ा सा अध्ययन करें, जिससे आपको टॉपिक ऐसा लगे भाई पढ़ा हुआ है अपना, ठीक है। तो वायु परिवहन के बारे में अपने कल देखेंगे। शेष कल। धन्यवाद।